हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 22 फरवरी और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, डिटेल में आपको समझाई गई है। पुराने दिनों के करंट अफेयर के क्वेश्चंस को भी लिंक करके आपको समझाया गया है, जिससे आपका रिविजन भी होते चले साथ साथ। इसके बाद आप लोग क्विज भी सॉल्व कर सकते हो। क्विज मिलेगी आपको MJT ऐप पर। अच्छा, मिश्रा जी टेक्निकल एंड्रॉइड ऐप का दोस्तों नया अपडेट आ चुका है, जिसके तहत बहुत सारे नए फीचर्स मिल रहे हैं आपको। अब आपको ई बुक का सिर्फ 15 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। अब तक होता क्या था, आप लोग इंस्टा मोजो के थ्रू जब पेमेंट करते थे लिंक के थ्रू, तो आपका 19 रुपये चार्ज करता था, क्योंकि जिस पेमेंट गेटवे का हम यूज किया करते थे वो भी अपना चार्ज लिया करता था। लेकिन दोस्तों अगर आप MJT ऐप से जाकर कोई ई बुक परचेज करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 15 रुपये ही पे करने पड़ेंगे। और भी कई सारे फीचर्स आए हुए हैं एप्लीकेशन में, तो आप लोग अपने अपने एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिए प्ले स्टोर से जाकर। चलिए अब बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2019 में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किस देश ने जीता था? तो ईरान ने जीता था। 2019 की बात हो रही पिछली बार की, जिसका आयोजन जिया में चाइना में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2020 का फाइनल मैच किस शहर में खेला जाएगा? तो ये नवी मुंबई में खेला जाएगा। दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में आंसर किया है उनके नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अटल किसान मजदूर कैंटीन सेवा शुरू की? तो अभी हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने अटल किसान मजदूर कैंटीन सेवा शुरू की है। ये कौन सी सेवा है, इसके तहत क्या होगा? तो इसके तहत हरियाणा सरकार दोस्तों राज्य की सभी मंडियों में और सभी चीनी मिलों में अटल किसान मजदूर कैंटीन खोलेगी, जिसमें 10 रुपये में ही भोजन मिलेगा। ठीक है, मजदूरों को 10 रुपये में ही प्रति प्लेट भोजन उपलब्ध कराए जाएंगे। तो इसके तहत इसमें फर्स्ट स्टेज के तहत अभी राज्य के केवल 25 स्थानों पर ये शुरू किया गया है, इस सेवा के पहले चरण के तहत। ठीक है, अब आया है हरियाणा। तो हरियाणा भी दोस्तों पिछले कुछ दिनों में कई वजहों से चर्चे में आया था। जैसे अभी हाल ही में इसने अम्बाला सिटी बस स्टैंड का नाम चेंज करके सुषमा स्वराज बस स्टैंड कर दिया हरियाणा राज्य सरकार ने। हरियाणा राज्य सरकार ने घोषणा की कि ओलंपिक में जो हरियाणा का खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीत के आएगा उसको 6 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। हरियाणा राज्य सरकार ने अभी कुछ ही दिन पहले रीडिंग मिशन हरियाणा शुरू किया था, इसे भी ध्यान रखना है। हरियाणा देख लीजिए मैप में, ये रहा हरियाणा। राजधानी यहाँ की चंडीगढ़ है। मनोहर लाल खट्टर जी बीजेपी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य जी। हरियाणा किससे किससे अपना बॉर्डर शेयर करता है? तो ये दोस्तों अपना बॉर्डर शेयर करता है उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, पंजाब से और हिमाचल प्रदेश से। साथ ही साथ ये दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में भारत है इस बार दोस्तों 77वें स्थान पर। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की WHO, यूनिसेफ और लैंसेट मेडिकल जर्नल द्वारा 2 रिपोर्ट जारी की है, 2 इंडेक्स जारी किए गए हैं। एक है संयुक्त राष्ट्र का ये सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, एक है फ्लोरिशिंग इंडेक्स। तो सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में भारत है 77वें स्थान पर और फ्लोरिशिंग इंडेक्स में भारत है 131वें स्थान पर। किस स्थान पर है? 131वें स्थान पर है, ध्यान रखिएगा। ये दोनों रिपोर्ट WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ और लैंसेट मेडिकल जर्नल द्वारा जारी की गई है। क्लियर है? अब एक एक करके जानते हैं सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स क्या है। तो ये रिपोर्ट दोस्तों ये बताती है कि एक व्यक्ति में स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन, कार्बन का एमिशन कितना करता है और बच्चों की क्षमताओं को ध्यान में कैसे रखा जाता है। और वहीं पर जो फ्लोरिशिंग इंडेक्स है उसके तहत ये बताया जाता है, वो रिपोर्ट के तहत, कि बच्चों को जीवित रहने और उनके कल्याण के सर्वोत्तम अवसर क्या क्या हैं। क्लियर है? तो ये दोनों रिपोर्ट, ये दोनों इंडेक्स जारी की गई है अभी हाल ही में। 77वें में है सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में इंडिया और फ्लोरिशिंग इंडेक्स में भारत है 131वें स्थान पर। टॉप पर कौन है? तो टॉप पर है दोस्तों नॉर्वे फर्स्ट पोजीशन पर, सेकंड पर है साउथ कोरिया और थर्ड पर है नीदरलैंड। अब पिछले कुछ दिनों में कुछ और रिपोर्ट्स आई थी, कुछ और इंडेक्स आई थी, उनको भी जान लेते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक आया था, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, जिसमें इंडिया का स्थान रहा था 40वें। और ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिवनेस आया था, यानी कि वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक, जिसमें भारत 72वें स्थान पर था। लोकतंत्र सूचकांक आया था EIU का, डेमोक्रेसी इंडेक्स, तो उसमें भारत था इस बार 51वें स्थान पर। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में कहाँ पर पहला भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव आयोजित हुआ? तो अभी हाल ही में त्रिपुरा में
त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में पहला भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव यानी कि टूरिज्म फेस्टिवल आयोजित हुआ है। क्यों आयोजित किया गया, इसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों त्रिपुरा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और साथ ही साथ बांग्लादेश के जो नागरिक हैं, भारत के पड़ोसी देश, उन नागरिकों को त्रिपुरा के पर्यटन स्थलों से अवगत कराने के भी उद्देश्य से ये आयोजित किया गया है। क्लियर है? पहला भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव त्रिपुरा में आयोजित किया जा रहा है। अभी कल ही मैंने त्रिपुरा से एक क्वेश्चन आपको और बताया था, रन फॉर इंडिया टी कार्यक्रम, वो भी त्रिपुरा ने आयोजित किया था। रन फॉर इंडिया टी कार्यक्रम वो त्रिपुरा की चाय को बढ़ावा देने के लिए था। क्लियर है? तो दोनों को याद रखिएगा। त्रिपुरा आया है तो त्रिपुरा भी देखते हैं हम लोग मैप में। ये रहा त्रिपुरा, तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ। अगरतला यहाँ की राजधानी, विप्लव कुमार देव बीजेपी से यहाँ के चीफ मिनिस्टर, गवर्नर है रमेश बैस जी। त्रिपुरा किससे किससे बॉर्डर शेयर कर रहा है? तो त्रिपुरा दोस्तों अपना बॉर्डर असम से शेयर करता है और मिजोरम से अपना बॉर्डर शेयर करता है। 21 जनवरी 1972 को ये अस्तित्व में आया था स्वतंत्र भारतीय राज्य के रूप में। क्लियर है? और कल मैंने आपको बताया ही था कि तीन तरफ से बांग्लादेश से एकमात्र राज्य ये घिरा हुआ है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। चलिए अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ESPN इंडिया महिला स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019 का अवार्ड किसे मिला? तो ESPN इंडिया अवार्ड्स की घोषणा हो चुकी है। 2019 के लिए ESPN ने इंडियन अवार्ड्स की घोषणा की है। अभी कुछ ही दिन पहले एक और अवार्ड का आया था ESPN के नाम से, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, वो ESPN क्रिकेट अवार्ड्स था। ये ESPN इंडियन अवार्ड्स है, ठीक है, इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड है। तो इसके तहत दोस्तों 10 कैटेगरीज में दिए गए अवार्ड, 10 कैटेगरीज में, जिसमें स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर महिलाओं का यानी कि वुमेन कैटेगरी में दिया गया PV सिंधु को, और स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019 मेंस कैटेगरी में यानी पुरुष कैटेगरी में दिया गया सौरभ चौधरी को। सौरभ चौधरी कौन है? निशानेबाज हैं। PV सिंधु बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। क्लियर है? कुछ और अवार्ड दिए गए हैं, सभी को जानते हैं हम लोग। इमर्जिंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया दीपक पूनिया को, रेसलर हैं। कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया पुलेला गोपीचंद को, ये PV सिंधु के कोच हैं, इंडियन के बैडमिंटन के हेड कोच हैं। टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया मनु भाकर और सौरभ चौधरी की जोड़ी को, 10 मीटर एयर पिस्टल की ये युगल है। मोमेंट ऑफ द ईयर दिया गया PV सिंधु का वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का फाइनल जीतना, यानी कि PV सिंधु ने जब वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती थी 2019 में, उससे मोमेंट ऑफ द ईयर चुना गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड दिया गया बलबीर सिंह को, हॉकी के खिलाड़ी थे। और द करेज अवार्ड दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये, द करेज अवार्ड, ये दिया गया द्युति चंद को, जो कि एथलीट हैं। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। क्यों मनाया जाता है? पूरी दुनिया में दोस्तों मातृभाषा और सांस्कृतिक विविधताओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए उसे ये मनाया जाता है। इसकी घोषणा यूनेस्को द्वारा की गई थी। यूनेस्को द्वारा दोस्तों 17 नवंबर को 1999 में इसकी घोषणा की गई थी। इस बार की इसकी थीम भी रखी गई है। क्या है थीम? थीम है लैंग्वेजेस विदाउट बॉर्डर्स। अभी कल ही मैंने फरवरी मंथ के सभी इंपॉर्टेंट डेज के बारे में आपको बताया है, तो आप लोग लिखिएगा जरूर कमेंट में, जितना भी आपको याद हो। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है FATF ने कब तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया है? आपको पता ही होगा कि FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है। तो FATF कब तक अभी और रखे रहेगा, इसके लिए एक नई घोषणा की गई है। अभी हाल ही में FATF ने घोषणा की है कि वो पाकिस्तान को जून 2020 तक ग्रे लिस्ट में और बरकरार रखेगा। क्यों? क्योंकि FATF ने कहा है कि पाकिस्तान लश्कर-ए-तैयबा जैसे मोहम्मद और भी जो आतंकी संगठन हैं, उन पर टेरर फंडिंग जो हो रही है उसको रोकने में फेल रहा है। तो जब तक पाकिस्तान टेरर फंडिंग को पूरी तरीके से नहीं बंद करवा देता है, तब तक FATF उसे ग्रे लिस्ट में रखे रहेगा। अच्छा, ग्रे लिस्ट में रखने से होता क्या है? तो दोस्तों ग्रे लिस्ट में रखने का सीधा सा मतलब ये है कि किसी देश को ऐसा चिन्हित कर देना, ऐसा बता देना कि ये जो देश है ये टेरर फंडिंग करता है, यानी कि आतंकियों को फंड देता है, पैसे देता है, यानी कि आतंकी संगठन यहाँ पर इस देश में एक्टिव है। तो इससे इंटरनेशनल छवि खराब होती है, अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब होती है। तो इससे नुकसान ये होता है कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस गड़बड़ हो जाते हैं, ख़राब होते हैं अन्य देशों की अपेक्षा।
कोई देश यहाँ पर इन्वेस्ट करने से कतराता है, ठीक है, व्यापार खराब होते हैं अन्य देशों से। साथ ही साथ जैसे कि आप लोग अभी न्यूज़ में सुन ही रहे होंगे कि कोई भी अदर देशों से जब भी कोई सीरीज होने होती है, कोई गेम्स होने होते हैं, तो वो पाकिस्तान जाने से डरते हैं। तो यही सब नुकसान होते हैं किसी देश को ग्रे लिस्टेड कर दिए जाने पर। FATF आया है, तो FATF क्या है? FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्थापना हुई थी 1989 को, 1989 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में है, फ्रांस में है इसका हेडक्वार्टर। अध्यक्ष हैं जियांग मिन लियू। अब पाकिस्तान आया है तो यहाँ से भी हम लोग रिवाइज करेंगे। अभी दोस्तों कल या परसों की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान ने RRB मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया है, जिसकी मारक क्षमता 600 किलोमीटर थी, ठीक है। तो RRB मिसाइल का सफलतम परीक्षण अभी हाल ही में पाकिस्तान ने किया, याद रखिएगा। पाकिस्तान देख लीजिए मैप में, ये रहा पाकिस्तान, भारत का पड़ोसी देश। इमरान खान यहाँ के हैं PM, आरिफ अलवी हैं यहाँ के प्रेसिडेंट, राजधानी इस्लामाबाद है, करेंसी पाकिस्तानी रुपया, संसद का नाम नेशनल असेंबली, राजभाषा उर्दू और अंग्रेजी है, सबसे बड़ा नगर है कराची। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है 1 अप्रैल 2020 से दुनिया का सबसे साफ पेट्रोल और डीजल कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा? तो दोस्तों भारत ने घोषणा की है कि भारत में 1 अप्रैल 2020 के बाद से दुनिया का सबसे स्वच्छ पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल किया जाने लगेगा। क्यों? क्योंकि भारत में अब यूरो 4 की जगह पर यूरो 6 ग्रेड का पेट्रोल और डीजल आपूर्ति की जाएगी। तो इसकी वजह से भारत में अब सबसे स्वच्छ पेट्रोल और डीजल रिफाइंड होंगे, जिससे इसमें सल्फर की मात्रा क्योंकि प्रति मिलियन केवल 10% ही रह जाती है। इस वजह से वाहनों से जो उत्सर्जन होता है, जो इमिशन होता है, वो बहुत ही कम हो जाएगा और पर्यावरण को नुकसान भी कम पहुंचेगा। तो ये सब इसके फ़ायदे हैं। इस वजह से सबसे साफ पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल किया जाने लगेगा, क्योंकि अब यूरो 6 ग्रेड का पेट्रोल आपूर्ति होगी। क्लियर है? तो भारत बन जाएगा दुनिया का सबसे साफ पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल करने वाला देश। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है चित्र भारती फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो चित्र भारती फिल्म महोत्सव दोस्तों शुरू हो चुका है अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में ये शुरू हुआ है। कौन सा संस्करण है? इस बार का इसका 3रा संस्करण है। कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? गुजरात के अहमदाबाद में गुजरात यूनिवर्सिटी में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन गुजरात के CM विजय रूपाणी और फिल्म प्रोड्यूसर सुभाष घई ने की है। क्यों आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों इंडियन सिनेमा में इंडियन स्टोरीज को लेकर के ये आयोजित किया जा रहा है। इसमें टोटल 140 फिल्में दिखाई जाएंगी हर प्रकार की। क्लियर है? बिल्कुल। अच्छा, अहमदाबाद से एक क्वेश्चन आपको याद आ रहा होगा, 31वां अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद में आयोजित हुआ था, मैंने आपको बताया था इसके बारे में। अगला देखते हैं, गुजरात के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा और। गांधीनगर यहाँ की राजधानी है, ये रहा मैप में गुजरात। विजय रूपाणी BJP से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। आचार्य देवव्रत हैं यहाँ के गवर्नर। गिर नेशनल पार्क और नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है यहाँ पर गुजरात में ही। गुजरात दोस्तों 1 मई 1960 को महाराष्ट्र से अलग हुआ था। किससे किससे अपना बॉर्डर शेयर करता है? तो महाराष्ट्र से शेयर करेगा ही, क्योंकि इसी से अलग हुआ था। मध्य प्रदेश से और राजस्थान से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। गुजरात भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो दोस्तों पहले क्रिकेटर बन गए हैं रॉस टेलर। न्यूजीलैंड की ये खिलाड़ी हैं। इन्होंने अभी हाल ही में अपना 100वां टेस्ट मैच खेला, भारत के खिलाफ खेला, और अब ये तीनों फॉर्मेट में अपना 100 का मैच कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों T20 फॉर्मेट में केवल 3 ही ऐसे खिलाड़ी हैं जो 100 से ज़्यादा इंटरनेशनल मैचेस खेले हुए हैं। कौन कौन से हैं? वो हैं दोस्तों, एक तो शोएब मलिक थे, मैंने आपको बताया था पहले खिलाड़ी दुनिया के सबसे ज़्यादा खेले हैं। फिर अभी हाल ही में रोहित शर्मा बने थे दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, भारत के पहले खिलाड़ी। और तीसरे अब बन गए थे रॉस टेलर, इंडिया के खिलाफ ही सीरीज़ में ये भी बने थे T20 में। तो अब इन्होंने अपना 100वां टेस्ट मैच भी कंप्लीट कर लिया है। तो T20 में भी 100 हो गया, टेस्ट में भी हो गया 100, और वनडे में ऑलरेडी 100 था। तो अब ये क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 से ज़्यादा मैचेस खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं दुनिया के पहले ऐसे। क्लियर है? बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की? तो अभी हाल ही में प्रज्ञान ओझा ने दोस्तों क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है। प्रज्ञान ओझा ये लेफ्ट आर्म स्पिनर रह चुके हैं, इंडियन क्रिकेट टीम के फार्मर खिलाड़ी थे ये। तो इन्होंने अभी हाल ही में तीनों फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। इनका करियर की बात करें तो 2009 से 2013 तक इनका करियर रहा था। इसके बीच इन्होंने 24 टेस्ट मैचेस खेले, जिसमें 113 विकेट लिए थे।
18 वनडे मैचेस में इन्होंने 21 विकेट लिए थे और ये 6 इंटरनेशनल T20 मैचेस भी खेल चुके हैं। तो प्रज्ञान ओझा जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया, अभी कुछ ही दिन पहले इरफान पठान ने भी संन्यास लिया था, उसे भी याद रखना है। तो बस दोस्तों फिलहाल आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अपना अपना एंड्रॉयड ऐप अपडेट कर लीजिए जाकर प्ले स्टोर से। अगर आपने नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि अब से आप अगर एप्लीकेशन से जाकर ई बुक को परचेज़ करते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ 15 रुपये ही पे करने पड़ेंगे। आपको कोई भी पेमेंट गेटवे का चार्ज नहीं देना पड़ेगा, जो कि आप देते आए थे। अभी तक होता क्या था कि 15 रुपये का पेमेंट आपको 19 रुपये पड़ जाता था, क्योंकि जो वेबसाइट के थ्रू मैं आपके पास भिजवाता था वो वेबसाइट अपना चार्ज लिया करती थी। लेकिन अब से आप MZT ऐप से जाकर अगर आप परचेज़ करते हो तो सिर्फ और सिर्फ 15 रुपये पे करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही साथ दोस्तों ऑडियो रिवीजन को शेयर करने का भी ऑप्शन आ गया है, तो आप लोग कल की ऑडियो रिवीजन को भी रिवाइज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके। तो अब से आप लोग भी ऑडियो रिवीजन जो होता है उसको शेयर भी कर पाएंगे। साथ ही साथ इसी वीडियो के जो भी करंट अफेयर वीडियो होगी उसके डिस्क्रिप्शन में ही आप लोग ऑडियो रिवीजन कर सकते हैं लास्ट की वीडियो का। तो आप लोग लिंक जो नीचे दिया गया है वहाँ से जाकर ऑडियो रिवीजन कर लीजिए कल की वीडियो का। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का आपके लिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य का पुराना नाम नेफा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अगला है VL दत्त जी, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ, वो कब से कब तक फिक्की के अध्यक्ष रहे थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी डिटेल में जानकारी हो आप लोग रिलेट करके एक्सप्लेन जरूर कीजिएगा। बात करते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में डिटेल में आंसर किए थे। उनके नाम हैं मोहम्मद जीशान, हर्ष सत्या, राकेश ढाका, शुभम कुमार, सुरभि गुप्ता, सुमित राठौर, हर्ष सोनी, चरण सिंह, दीपिका, रविशंकर, मंटू कुमार, विजय यादव, जय चौधरी, ज्योति पचौरी और पद्मिनी। तो इतने लोगों ने डिटेल में आंसर किया है। सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों चैनल को, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.